वैल्यूएशन मॉडल, रीवैल्यूएशन मॉडल, और स्पेसिफिकली हम सीखेंगे फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन और सेकंड एंड सब्सिक्वेंट रीवैल्यूएशन। एक तो ये फेयर वैल्यू मॉडल एंड रीवैल्यूएशन मॉडल एक ही बात है। फेयर वैल्यू मॉडल और रीवैल्यूएशन मॉडल वन एंड द सेम थिंग, एक ही बात है, ठीक है, कोई अलग बात नहीं है। तो हम इंटरचेंजेबली इसे बार बार यूज कर सकते हैं। कभी हम फेयर वैल्यू मॉडल बोल सकते हैं, कभी रीवैल्यू मॉडल बोल सकते हैं, पर सबका बात एक ही है, सबका मतलब एक ही है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन की। फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन, पहली बात तो ये ऑप्शन है, पहली बात तो ये ऑप्शन है एंटिटी के पास। वो चाहे तो अपने कॉस्ट मॉडल पर कंटिन्यू कर ले रिकॉर्ड करना, और चाहे तो फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर ले। मान लेते हैं एक उसके पास मशीन है और वो उसने 4 साल से कॉस्ट मॉडल पे कर रखा है, पर इस बार उनको लगा नहीं यार फेयर वैल्यू मॉडल अप्लाई करते हैं। या फिर हो सकता है कोई सर्कमस्टांसेस है, एग्जांपल मर्जर एक्विजिशन हो रहा है, मान लो एक्सचेंज ऑफ असेट हो रहा है, मान लो आपने कुछ एक्वायर किया और उसमें आपको कैश नहीं मिला, बैंक अकाउंट में पैसा नहीं मिला, इंस्टेड काइंड में मिल गया। किसी ने आपको पैसा कैश और बैंक में नहीं दिया, इंस्टेड उन्होंने अपना लैपटॉप आपको दे दिया या आपको बिल्डिंग ट्रांसफर कर दी एक्सेट्रा। उन कई केसेस में हो सकता है आपको फेयर वैल्यूएशन करना पड़े। कोई केसेस हो सकते हैं जिनमें आपका ये फेयर वैल्यूएशन ट्रिगर होता है। इसके अलावा एंटिटी के पास चॉइस है, वो चाहे तो फेयर वैल्यू मॉडल अडॉप्ट कर सकती है। जब भी एंटिटी फर्स्ट टाइम रीवैल्यूएशन मॉडल, फेयर वैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेगी तो 3 केसेस हो सकते हैं। उसकी बुक वैल्यू फेयर वैल्यू इक्वल हो सकती है, अगर इक्वल है तो कोई एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड है ही नहीं, आप एज इट इज रिकॉर्ड करते रहेंगे। पर अगर जब आपने फेयर वैल्यू किया, या तो वो अपवर्ड वैल्यूएशन हो गया, अपवर्ड वैल्यूएशन, या फिर वो डाउनवर्ड वैल्यूएशन हो गया, या तो वो अपवर्ड वैल्यूएशन हो गया या डाउनवर्ड वैल्यूएशन हो गया। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आपकी बुक वैल्यू, द वैल्यू एट विच दैट असेट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, कैरिंग अमाउंट, वो अमाउंट जिस पर वो पर्टिकुलर असेट अपनी बुक्स में रिकॉर्डेड है उसे कहते हैं बुक वैल्यू या कैरिंग अमाउंट। एग्जाम्पल मानते हैं कि आपकी बुक वैल्यू $1000 की है, आपने फेयर वैल्यू किया, केस 1 लेते हैं, फेयर वैल्यू किया और पता चला कि वैल्यू $1000 नहीं $1200 है। वहीं पर आपने फेयर वैल्यू किया केस 2, हो सकता है आपकी फेयर वैल्यू $1000 $1200 की जगह, एग्जाम्पल एक बार के लिए समझते हैं कि $750 है। जस्ट एग्जाम्पल लिया है कि आपकी कैरिंग अमाउंट $1000 है, फेयर वैल्यू किया अपवर्ड हो गया, ओके। फेयर वैल्यू अगर $1200 का है तो इसका मतलब हमारे पास गेन है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन, गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन, गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन कितना है? $200 का। हमने बोला ये गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन हमेशा चार्ज होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। वहीं पर हम मानते हैं कि एग्जाम्पल फेयर वैल्यू हमने कोशिश करी काउंट करने की, मेजर करने की एज पर IFRS 13, और हमें पता चला कि ये $750 है। इसका मतलब लॉस हो गया फेयर वैल्यूएशन के वक्त, लॉस ऑन फेयर वैल्यूएशन कितना? $250। $1000 की जगह अब वैल्यू कितनी है? $750, तो लॉस हो गया $250 का। IFRS स्टैंडर्ड कहता है, IAS 16 कहता है लॉस को हमेशा P&L में चार्ज करो, ओके। अब हमारी जर्नल एंट्री क्या होने वाली है? जर्नल एंट्री होगी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट टू
गेन ऑन रीवैल्यूएशन, गेन ऑन फेयर वैल्यूएशन, या फिर इसे बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। और जो कि है $200 और $200। यहीं पर लॉस हुआ तो क्या करेंगे हम, टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू घटा देंगे $250 से, और जो लॉस है वो डेबिट हो जाएगा, लॉस ऑन फेयर वैल्यूएशन ऑफ पीपीई डेबिट $250 से। वेरी इंपॉर्टेंटली, ये आपके बैलेंस शीट को इंपैक्ट करेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को इंपैक्ट करेगा, जबकि ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को इंपैक्ट करेगा। लॉस ऑन फेयर वैल्यूएशन P&L को इंपैक्ट करेगा, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट से कम हो जाएगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से कम हो जाएगी। या तो अपवर्ड वैल्यूएशन होगा या डाउनवर्ड, दोनों एक साथ नहीं होंगे एक असेट के लिए। एक क्विक थम्स अप देंगे कि हाँ हमें समझ आ रहा है, अनम्यूट कर कर क्वेश्चन पूछेंगे अगर कोई है तो। यस, आपकी प्रमोद, आपका वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाएंगे, मुझे नहीं सुन रहा है सही से। स्टिल नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। इज इट फॉर मी ओनली और सबके लिए है, या किसी और को प्रमोद की आवाज एकदम क्लियरली आ रही है? ठीक है, ओके ओके प्रमोद, एक बार आपका अनम्यूट कर कर म्यूट कर कर एक बार चेक करें। ओके ओके, थैंक यू। प्रमोद, यू आर नॉट प्रॉपर्ली ऑडिबल। आप एक बार मीनवाइल अगर आपको क्वेश्चन है। ओके ओके। हेलो। यस, यू आर ऑडिबल, प्लीज गो अहेड। यस, एक्चुअली मैम मेरा क्वेश्चन था कि ये फेयर वैल्यू हमें निकालना होगा या वहां पे मेंशन किया होगा क्वेश्चन में? क्वेश्चन में दिया होगा, पर अगर प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो आपको ये कैलकुलेट करना पड़ता है। ओके, तो उसका नेक्स्ट आईएएस में रहेगा या फिर यहाँ पे हमें कैलकुलेट करना होगा कि फेयर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है? ठीक है, मैं आपको समझाती हूँ। ओके, ओके। IFRS 13 बताता है हाउ टू मेजर फेयर वैल्यू। कैलकुलेट कैसे करना है ये दिया गया है IFRS 13 में। कैलकुलेट कब करना है ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड अपने आप बताएंगे। एग्जाम्पल, IAS 16 ने बताया कि अगर एंटिटी की चॉइस है या मर्जर एक्विजिशन हो रहा है तो उन्हें फेयर वैल्यू करना पड़ेगा। ये किसने बताया? स्पेसिफिक स्टैंडर्ड ने। फेयर वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगी? IFRS 13 के हिसाब से। अब एक्चुअली में फेयर वैल्यू होती क्या है? व्हाट इज फेयर वैल्यू? व्हाट इज फेयर वैल्यू? इसकी एक बहुत अच्छी डेफिनेशन है, मैं उसको आई विल से ब्रेक डाउन करके समझाती हूँ। फर्स्ट, ये बोलता है कि एग्जिट प्राइस है। क्या है? एग्जिट प्राइस है। फेयर वैल्यू क्या है? एग्जिट प्राइस है। इसका मतलब वो वैल्यू, ओके, अमाउंट अमाउंट that will be collected on disposal of asset। जब आप असेट को ट्रांसफर कर दोगे, हटा दोगे, डिस्पोज कर दोगे, तब जो आपको अमाउंट मिलेगा, एंड
amount payable on settlement of liability. एग्जिट प्राइस, फेयर वैल्यू क्या है? एग्जिट प्राइस, फाइनल प्राइस बता दो क्या होगा। तो अगर आप कोई एसेट को ट्रांसफर करते हो, कंट्रोल ट्रांसफर करते हो, रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर करते हो, डिस्पोज करते हो, तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है जो आप कलेक्ट करेंगे वो कहलाएगा एग्जिट प्राइस। अगर आप कोई लाइबिलिटी सेटल ऑफ कर रहे हो, फाइनल अमाउंट कितना दिया, मान लो ₹1,00,000 का खर्चा था, आपने नेगोशिएट करके उसे 85,000 ही पे करे और बोला ठीक है यार बाकी 15,000 डिस्काउंट है, तो जो 85,000 पे करे ये आपका एग्जिट प्राइस है, फाइनल सेटलमेंट प्राइस है। क्लियर? तो फेयर वैल्यू बताता है एग्जिट प्राइस, फेयर वैल्यू बताता है इन ऑर्डिनरी orderly transaction, sorry, in orderly transaction. orderly transaction मतलब without any influence, without any influence, biasness, compulsion, without any influence slash compulsion. एग्जाम्पल देते हैं, अगर आप एक लैंड परचेज कर रहे हैं तो बायर और सेलर खुद ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, नेगोशिएट करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सेल की डील फाइनल कर लेते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, मान लो एक लैंड एंड बिल्डिंग है और गवर्नमेंट आती है और बोलती है हम कंपल्सरीली एक्वायर कर रहे हैं क्योंकि हमें इधर नेशनल हाईवे बनाना है, हमें एक्सपैंड करना है, हम चिंता मत करो हम आपको कॉम्पनसेशन देंगे, ठीक है, पर आपको ये प्रॉपर्टी हमारे नाम करनी होगी। यस और नो बोलना, क्या ये फ्री ट्रांजैक्शन है? क्या यहाँ पर सेलर के पास कोई भी पावर है हाँ या ना बोलने की? क्या सेलर के पास चॉइस है? क्या सेलर नेगोशिएट कर सकता है? यस और नो? यस और नो? क्या सेलर के पास कोई भी तरीके का राइट है, चॉइस है, वो गवर्नमेंट से नेगोशिएट कर सकता है? नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम इस कंपल्सरी एक्विजिशन को बोलेंगे कि ये कंपल्सरी एक्विजिशन है, ये ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं है। अब कॉम्पनसेशन में मान लो अगर गवर्नमेंट ने 10 लाख रुपए भी पे करे तो हम ये 10 लाख रुपए को फेयर वैल्यू नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये ट्रांजैक्शन ऑर्डरली ट्रांजैक्शन नहीं है, बायर और सेलर दोनों विलिंग नहीं थे, दोनों के पास इक्वली नेगोशिएशन पावर नहीं थी। आता है समझ? ऑर्डरली ट्रांजैक्शन मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो विदाउट कंपल्शन, विदाउट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। नेक्स्ट, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब आपने वही लैंड को एग्जाम्पल अपने फ्रेंड को बेचा, अपने फैमिली मेंबर को बेचा, अपनी खुद की ही एंटिटी को बेचा, है ना, तो हो सकता है आप कुछ डिफरेंट प्राइस चार्ज करें, तो आप बोल सकते हैं इसको कि अनरिलेटेड पार्टी के बीच में होनी चाहिए। अनरिलेटेड, आपने सुना होगा आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए, अनरिलेटेड पार्टीज के बीच में होना चाहिए, ठीक है। और लास्टली एट मेजरमेंट डेट, एट मेजरमेंट डेट, वो डेट जिस दिन आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं उस दिन की डेट लेनी है, डेट ऑफ फेयर वैल्यूएशन। अब ऐसा नहीं कि फेयर वैल्यू आज जरूरत है पर आप 10 साल पहले की वैल्यू ले रहे हैं, नहीं। तो फेयर वैल्यू क्या है? फेयर वैल्यू है एग्जिट प्राइस, फाइनल प्राइस, ऑर्डरली ट्रांजैक्शन में जो हुआ हो, बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट हुआ हो, एट मेजरमेंट डेट हुआ हो। There are 3 levels of input. It will be explained in IFRS 13. IFRS 13 बताता है कि हमको फेयर वैल्यू मेजर कैसे करना है, क्लियर? और करना कब है ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड बताएगा। जब भी एक स्टैंडर्ड बताएगा कि हमें फेयर वैल्यूएशन करना है, हम जाएंगे IFRS 13 के पास और बोलेंगे बताओ भाई कैसे करना है, ठीक है? क्लियर? गिव मी अ क्विक थम्स अप।